Hello and Jai Bharat everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So guys, this is Mole Concept Lecture 22.1 in which we will discuss about the most important concept of mole concept, that is percentage yield. Guys, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अलग हटके कॉन्सेप्ट है। तो तगड़े जोश और जुनून के साथ इस टॉपिक को समझेंगे तो बिल्कुल पेन पेपर लेकर हो जाओ तैयार, है ना, क्योंकि आ रहा है परसेंटेज यील्ड का वार। तो इस वार में जीतना तो हम ही को है ना, मतलब हम ही को, मतलब हम लोग को, ठीक है, तो हम ही लोग जीतेंगे। चलो, परसेंटेज यील्ड का क्या है कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में, वो बताने से पहले मैं एक छोटू सा, है ना, प्यारा सा बात और एग्जाम्पल जो भी कह लो आपको समझा रहा हूं। जब आप एग्जाम में, है ना, जाते हो रोते रोते एग्जाम देने के लिए, ठीक है, अब कोई हंसते हुए जा सकता है लेकिन हमारे ऐसे बच्चे तो रोते हुए जाते हैं, ठीक है। तो जब रोते रोते जाते हैं एग्जाम में और पेपर बाय द वे अगर अच्छा आ गया, है ना, मतलब हमें कुछ आता है तो हम फटाफट लिख देते हैं। सपोज दैट हमने 100 मार्क्स का पेपर आया और उसमें अगर हमने 92 मार्क्स के सही सही लिख दिया हमने, ठीक है, तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है कि हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, तो 92 मार्क्स। लेकिन एक्चुअल में जो मार्क्स आता है क्या वो 92 होता है? नहीं, उससे क्या होता है, कम होता है। तो जो एक्चुअल मार्क्स आए वो क्या है, हमारे जो एक्सपेक्टेड है उससे क्या आया, कम आया। जो हमारा थ्योरेटिकल इमेजिनेशन है कि 92 का लिखा 92 का आए, 92 मार्क्स आएंगे, वो नहीं आया। तो जो एक्चुअल मार्क्स आएंगे वो हमेशा क्या होंगे, कम होंगे थ्योरेटिकल मार्क्स से। बात समझ में आया? तो उसी तरीके से अब रिएक्शन में क्या होता है कि जब भी आप कोई रिएक्शन कराते हो, और मान लो आपका एक्सपेक्टेशन है कि प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए, 2 मोल बनना चाहिए, लेकिन जो लैब में है वो प्रोडक्ट 2 मोल नहीं बनेगा, 2 मोल से कम बनेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है वो मास वास रिएक्टेंट का इधर उधर बेस्ट हो जाता है, ठीक है, तरह तरह की चीजों में। जैसे आपने जो कैलकुलेट करा कि प्रोडक्ट का 2 मोल बनना चाहिए, तो वो कैसे कैलकुलेट करा, मोल मेथड और लिमिटिंग रेजेंट का कॉन्सेप्ट लगाकर, जो कि थ्योरेटिकली एग्जैक्ट आंसर देगा कि भाई इतना मोल प्रोडक्ट का बनना चाहिए। लेकिन हर एक रिएक्शन की एक लैब कंडीशन होती है। अगर परफेक्ट लैब कंडीशन मिल गई तब तो 100%, है ना, मतलब प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब 2 मोल ही बनेगा। लेकिन भाई इस दुनिया में कोई भी कंडीशन परफेक्ट नहीं मिलती। जैसे कोई टेम्परेचर, मान लो किसी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर हमें चाहिए भाई 22 डिग्री सेल्सियस, तो कोई जरूरी नहीं है कि जिस दिन आप एक्सपेरिमेंट करने गए हो तो उस दिन लैब का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस ही होगा। हो सकता है 24 डिग्री सेल्सियस हो सकता है 20 डिग्री सेल्सियस हो। तो क्या तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जितना तुम कैलकुलेट किया हो उतना प्रोडक्ट आएगा? नहीं, क्योंकि रिएक्शन कंडीशन एक्चुअल में जो है वो चेंज हो गया थ्योरेटिकल से। तो यही देखो हम पढ़ेंगे परसेंटेज यील्ड। यील्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन, तो एक्चुअल में कितना परसेंट फॉर्म हुआ, दैट विल बी कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। मतलब यह है कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उसका कितना परसेंट बना, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेशन है उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। उसको क्या बोलते हैं, लिख लो सबसे पहले, थ्योरेटिकल यील्ड। अब भाई कोई स्पेलिंग पे नहीं जानेगा, है ना, मतलब मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, इंग्लिश का नहीं, ठीक है। थ्योरेटिकल यील्ड मतलब ये क्या यील्ड है भाई, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट should be formed as calculated by क्या, लिमिटिंग रिएजेंट एंड मोल मेथड। तो उससे जो हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब फॉर्मूले से, उसको हम क्या बोलेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड। लेकिन जो एक्चुअल यील्ड होता वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो लिख लो एक्चुअल यील्ड मतलब क्या होगा, एक्चुअल यील्ड। गाइज आपको राइटिंग में एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बचपन से मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है, चित्रकला की मैम मारती थी, मैं हजारों बार ये बोल चुका हूं, ठीक है। तो एक्चुअल यील्ड मतलब क्या है कि दिस इज द यील्ड ऑब्टेन्ड एक्चुअली, दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट फॉर्म्ड एक्चुअली। और एक चीज और क्या कि बताना, क्या तुम्हारे एग्जाम में कभी भी 92 मार्क्स का लिखे हो तो उससे ज्यादा आ सकता है? नहीं आ सकता, कम ही आएगा लेकिन ज्यादा नहीं आएगा।
कहने का मतलब क्या है कि जो एक्चुअल यील्ड है वो जो थ्योरेटिकल यील्ड है उससे क्या आएगा, कम आएगा। एक्चुअल यील्ड मतलब लैब में मिलने वाला प्रोडक्ट पेपर पे किए हुए कैलकुलेशन से क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो यहां पे नोट में एक बात लिख सकते हैं, कौन सी बात, कौन सी बात, जे बात, है ना। नोट में एक बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल, है ना, थ्योरेटिकल यील्ड। बात समझ में आता है। अब सवाल ये आता है, हाँ हमें समझ में आ गया थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, एक्चुअल यील्ड क्या है। अब सवाल ये है सर कि परसेंटेज यील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो, अगर तुम्हारा एक्सपेक्टेशन था 92 का, अब मिला तुमको 70, तो बताओ तुम्हारे एक्सपेक्टेशन का कितना परसेंट मिला। तो सर 70/92 × 100, बचपन वाला मेथड सर। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम यहां पे लिखना चाहें, क्या लिखना चाहते हो सर, तो हम लिखना चाहें अगर परसेंटेज यील्ड, तो परसेंटेज यील्ड कहने का मतलब क्या होगा, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था, थ्योरेटिकल यील्ड। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था, थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, और हमें मिला कितना, एक्चुअल यील्ड। मिला कितना, एक्चुअल यील्ड। और चूंकि परसेंटेज में निकालना है तो क्या करेंगे, 100। तो बात समझ में आया। कुछ लोग बस फॉर्मूला याद कर लेते हैं, कुछ लोग क्या है, प्रजाति, वो परेशान प्रजाति कहलाते हैं मेरे हिसाब से। कुछ लोग फॉर्मूला रट लेते हैं कि परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, और जब एग्जाम में क्वेश्चन करने बैठते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि साला ऊपर कौन था नीचे कौन था, ऊपर कौन और नीचे कौन। अरे सिंपल सी बात है यार, तुम मार्क्स वाले एग्जाम्पल से है ना, याद रखो कि जो एक्सपेक्टेशन है वो नीचे आएगा, क्योंकि एक्चुअल यील्ड कम आने वाला है। वैसे भी सोच सकते हो कि एक्चुअल यील्ड को अगर ऊपर रखेंगे तो ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है, तभी ये लेस देन क्या आएगा, 100% आएगा। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड हमेशा लेस देन 100% आएगा। बात क्लियर है, क्लियर है। जैसे तुमको 92 मार्क्स का लिखे और 92 मार्क्स नहीं मिल सकते, है ना। अब तो खैर घूसखोरी में मिल जाता है, लेकिन एक्चुअल में देखे तो नहीं मिल सकता। उसी तरीके से जो हम पेपर बेस्ड कैलकुलेशन करते हैं कि इतना रिएक्टेंट से इतना प्रोडक्ट मिलेगा, वो मिलता लैब में नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी बताया रिएक्शन कंडीशन डिफरेंट होगी भाई, तो तुम्हारा जो कैलकुलेशन किया हुआ है वो किसी और टेम्परेचर पे, लैब का टेम्परेचर कोई और है, कैसे तुम्हें वही प्रोडक्ट मिलेगा, उतना ही नहीं मिलेगा। तो क्या किसी को किसी भी परेशान प्रजाति है क्या, नहीं है। नोट्स बनाने जिनको बना सकते हैं, बना सकते हैं, बना सकते हैं, और बनाने में तो हम लोग एक्सपर्ट हैं। तो चलो इस पे करते एक प्यारा सा तगड़ा सा, क्या करते हैं इस पे, जल्दी बोलो, इस पे करते हैं प्यारा सा तगड़ा सा एक क्वेश्चन। तो भैया परसेंटेज यील्ड पे है ये अपना पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इसको प्यार से करो। देखो क्वेश्चन इतना ज्यादा करवा दूंगा कि कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, बस इतना क्वेश्चन करो, उसके बाद तुम कुछ भी ढूंढोगे नया कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, मतलब हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन सब लोग नोट करेंगे फटाफट, है ना, नोट कर लें जल्दी जल्दी, है ना, आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन को नोट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता। कुछ लोग, अब देखो वीडियो रोक के नोट कर लिया, नहीं किया, करो। हाँ भैया क्वेश्चन नोट हो गया। अब देखो दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है और इसका हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। देखो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने से पहले हमको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आना चाहिए, बस यही कॉन्सेप्ट है। वो अगर समझ में आता है तो आ जाएगा ये क्वेश्चन। देखो, इथाइलिन ऑक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बर्निंग इथाइलिन इन एयर। अब जैसे ही ये पहली लाइन पढ़ते हैं, जैसे ही ये हम पहली लाइन पढ़ते हैं, तो 80% ऐसे बच्चे होंगे जो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। 80% ऐसे बच्चे होंगे जो इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। मैं 80% बोल रहा हूं, हो सकता है 80 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब 90% के आसपास ऐसे बच्चे होंगे जो इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बोलेंगे हमने कहा इथाइलिन ऑक्साइड बीज मैन्युफैक्चर्ड, मतलब ये क्वेश्चन क्या है, हार्ड है, ये साला क्या क्या चीजें दी हुई है, ये तो हमारी बैंड बजा देगा, छोड़ो चलो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो भैया, किसी क्वेश्चन को छोड़ने से पहले उस पूरा, है ना, उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना है। पूरा क्या करना है, एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि पढ़ोगे तब पता चलेगा कि हार्ड था कि स्लो था। ठीक है तो कई बार ऐसा होता है कि जो स्टेटमेंट पहला लिखा होता है उसका क्वेश्चन में कोई मतलब ही नहीं होता है, वो बच्चों को डराने के लिए दिया जाता है। चलो, तो इथाइलिन ऑक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बर्निंग, बर्निंग मतलब जलाया, इथाइलिन इन एयर, इथाइलिन इन एयर।
है ना, एयर में इथाइलिन को जलाया। अब यहां पे देखो इस लाइन का हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे यहां पर रिएक्शन दिया हुआ है, तो हमें क्या है, रिएक्शन से बस कहानी करना है। गोज टू 2C2H4O। जो बच्चे अभी 11th में, ऑब्वियस सी बात है 11th में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तो उनके लिए बता दूं कि ये जो इथाइलिन है, इथाइलिन का बेसिकली मतलब होता है C2H4, C2H4, C डबल बॉन्ड C, H दिख रहा ना, H और H, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, C2H4, और इथाइलिन ऑक्साइड मतलब क्या है, C2H4O है। हाँ, तो इसको नोट कर ही लिया, इसको हटा देता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। 60 ग्राम ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड, 60 ग्राम ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। बहुत बढ़िया बात, इसने बोला 60 ग्राम मिला। ये जो C2H4O है वही क्या है अपना, इथाइलिन ऑक्साइड है, और ये कितना मिला है, 60 ग्राम मिला है। ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम 42 ग्राम ऑफ इथाइलिन, इसका कितना लिया था हमने, 42 ग्राम लिया था। तो कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड। तो दो ही चीज चाहिए, एक तो तुम पहले मोल मेथड लगा के देखो कि इसके 42 ग्राम से ये कितना बनना चाहिए था। ठीक है, तो मोल मेथड अगर हम जाएं अप्लाई करने महाशय, ध्यान से सब लोग, है ना, प्यार से समझेंगे, कोई इधर उधर भटकेगा नहीं, कि अगर देखे तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो चेक कर लो। हाँ, नजर मारा सर, बैलेंस है, नजर मारा बैलेंस है। तो अब क्या करेंगे, इसके और इसके बीच क्या करेंगे, मोल मेथड लिखेंगे। तो मोल मेथड क्या था कि लिखेंगे इसका मोल मेथड, तो लिखेंगे मोल ऑफ C2H4 रिएक्टेड अपॉन इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दिस विल बी इक्वल टू मोल ऑफ C2H4O फॉर्म्ड अपॉन इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कहने का मतलब 2 से 2 उड़ जाएगा, इसका मतलब यह है कि जो मोल ऑफ C2H4O formed, this will be equal to what? This will be equal to mole of C2H4 reacted, C2H4 reacted। अब कुछ लोग महापागल होते हैं, तो वो क्या करेंगे, इसका 60 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे, और उसके बाद इधर 42 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे, और फिर रोते रहेंगे बराबर तो आया नहीं। अबे गधे, क्या बोला, ये 60 ग्राम इज ऑब्टेन्ड, मतलब ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड इतना हुआ ना। तुम्हें तो पहले क्या करना है, यही तो बताया कि परसेंटेज यील्ड में पहले थ्योरेटिकल यील्ड निकालोगे, वो मोल मेथड से निकालोगे, और ये क्या है, तुम्हें एक्चुअल यील्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों को रख के बराबर कर दोगे तो महापाप नहीं कर रहे हो, तुम ही सोचो। तो अब मोल ऑफ C2H4 रिएक्टेड कितना था, तो ये 42 ग्राम लिया गया था। तो 42 तो इसका हो गया मास अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 2 कार्बन तो 24 और 4 हाइड्रोजन, तो 24 और 4 28, इतना हो गया मोल। तो अगर मैं लिखूं मास ऑफ C2H4O फॉर्म्ड, मास ऑफ C2H4O फॉर्म्ड, दिस विल बी इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। हाँ या ना, क्या ये सबको समझ में आता है, नहीं आता तो फिर डूब मरो, सॉरी, लेकिन बुरा लगा तो ठीक है ना, बुरा लगा अगर तो बढ़िया है, पढ़ोगे फिर। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता कि नहीं होता, बोलो, होगा। तो अगर वेट निकालना तो क्या करना पड़ेगा, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट किसका, C2H4O का। अब देखो C2H4 का 28 था ही, और एक ऑक्सीजन आया तो 16 और ऐड कर देंगे, तो 8 और 6 14, 2 1 3 1 4, तो यहां पे क्या हो जाएगा 44, इतना क्या हो गया ग्राम। तो ये जो अभी निकाला ना कि C2H4O इतना ग्राम मिलेगा, तो ये क्या है, हमारा कैलकुलेशन से आया, मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज आवर थ्योरेटिकल यील्ड, दिस इज आवर थ्योरेटिकल यील्ड। तो यहां पे अगर हम लिखें कि थ्योरेटिकल यील्ड कितना आया, तो ये आया 42/28 इंटू 44 ग्राम। लेकिन जो एक्चुअल यील्ड दिया है क्वेश्चन में, एक्चुअल यील्ड मतलब बोला था ना कि इतना ग्राम जो है वो C2H4O बना, ठीक है, कितना दिया था, 60 ग्राम बना है। तो 60 ग्राम क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, तो एक्चुअल यील्ड क्या है भाई, 60 ग्राम। तो अगर हमें निकालना हो परसेंटेज यील्ड, तो परसेंटेज यील्ड के लिए क्या करेगा, 60 डिवाइडेड बाई 42/28 इंटू 44 इंटू 100। तो ये कैलकुलेशन से डर मत जाइए, 60/42 इंटू 44 इंटू 28 इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा भाई, परसेंटेज यील्ड आएगा, परसेंटेज यील्ड इतना आएगा। क्या बात किसी को समझ में आया कि नहीं आया, तो आ गया होगा। देखो, तो हमने कुछ नहीं किया है ज्यादा, पहले तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो ताकि और अच्छे समझ में आ गए।
तो यहां पे 60 ग्राम इसका बना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि मोल मेथड को लगा के, है ना, देख लेंगे कि भाई इतने रिएक्टेंट से कितना ग्राम बनना चाहिए था। तो मोल मेथड लगाया तो देखा कि भाई इतना ग्राम बनना चाहिए था, 42/28 इंटू 44 ग्राम बनना चाहिए था। तो जो बनना चाहिए था मोल मेथड से निकालो, वो क्या हो गया, थ्योरेटिकल यील्ड। जो क्वेश्चन में दिया है कितना ऑब्टेन्ड मतलब पाया गया, तो वो क्या हो गया, एक्चुअल यील्ड। और परसेंटेज यील्ड के लिए दोनों को डिवाइड करके इनटू क्या कर दिया, 100। क्या किसी को कोई डाउट है? क्या किसी को कोई डाउट है तो हमें बता सकता है, ठीक है, बताना। नहीं होगा, नहीं है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सिंपल है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, हाँ बढ़ो। तो यहां पे जो आएगा तुम्हारा, ये नीचे वाला जब सॉल्व करोगे ना, तो ये पूरा जो है वो 66 आएगा। तो ये बेसिकली ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा, 60/66 इंटू 100, इतना परसेंट। तो इसको सॉल्व जो कर देगा वही आंसर है परसेंटेज यील्ड का, ठीक है। तो क्या यहां तक समझ में आ गया? किसी को डाउट है? नहीं है तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, प्यार से देखो और प्यार से समझो, है ना। सबसे पहले लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे, इसको बनाने की कोशिश करेंगे, और बनाने में हम लोग से ज्यादा एक्सपर्ट तो कोई है नहीं भैया। तो तुम्हारे लिए टाइम दिया जा रहा है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, 1 मिनट का टाइम, और टाइम हो गया शुरू, टाइम हो गया शुरू। समझ में आ रहा है बातें सबको? किसी कोई डाउट तो नहीं है? भैया हो गया 1 मिनट। तो चलो, अब जिन लोगों ने बना लिया बहुत बढ़िया बात, जिन लोगों ने नहीं बनाया बहुत बढ़िया बात। डरना तो नहीं है जिंदगी में, है ना, बनेगा ही ये। तो क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि हम लोग क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3। मतलब यहां पे जो पूछा है वो हम लिख लेते हैं कि हमसे क्या पूछा है, मोल्स ऑफ NH3 पूछा गया कि मोल्स ऑफ NH3 बताओ। फाइंड द मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड इफ 140 ग्राम ऑफ N2। N2 जो है वो कितना लिया गया है, 140 ग्राम, रिएक्ट्स विथ 40 ग्राम हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन बोले तो H2 समझोगे, है ना। और ये कितना लिया गया है, 40 ग्राम, ठीक है। गिवन परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 50%। तो कह रहा है कि परसेंटेज यील्ड जो है रिएक्शन का वो 50% है। कैसे आएगा, दिमाग लगाओ। परसेंटेज यील्ड लिखते थे क्या, परसेंटेज यील्ड क्या लिखते थे, फटाफट सोचो, जहां से पूछा है ना, शुरू करेंगे। परसेंटेज यील्ड क्या होता था, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। तो कितना प्रोड्यूस हुआ, यही तो हमसे पूछा है, यही तो हमसे पूछा है। परसेंटेज यील्ड भी दिया गया है, तो अगर हम किसी तरीके से थ्योरेटिकल यील्ड निकाल ले तो काम बन जाएगा। और थ्योरेटिकल यील्ड आता कैसे, तो ये आता है सर मोल मेथड से। थ्योरेटिकल यील्ड कैसे आता है, मोल मेथड से। कहने का मतलब क्या है कि हमें मोल मेथड इस रिएक्शन के लिए चिपकाना पड़ेगा। अब यहां पे एक बहुत ही खूबसूरत सी बात क्या है कि रिएक्शन दिया नहीं है। तो ये बहुत ही बेसिक सा रिएक्शन इसलिए नहीं दिया है। इसका रिएक्शन तुम लिख सकते हो कि N2 और H2 जब कंबाइन हो रहा है तो NH3 बना रहा है, यही तो इसका रिएक्शन। अब क्या करना है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो देख N2 है तो यहां पे 2 करेंगे तो नाइट्रोजन 2 हो गया। अब यहां पे हाइड्रोजन 3 गुना 2 6 हुआ, तो यहां पे 3 इंटू 2, ये हो गया बैलेंस्ड रिएक्शन। अब हमें क्या करना है, जब भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट आए तो क्या करना है, हमें क्या करना है, तो सर हमें निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट हमें निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो साइड में भी ये कहानी कर सकते हो कि अगर मैं यहां पे लिखूं मोल्स ऑफ N2, तो N2 कितना दिया है, N2 दिया है 140 ग्राम डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो 14 गुना 2 28, ठीक है। तो यहां पे इसको ऐसा लिख सकते हो 14 दूना 28, ठीक है। तो कितना हो गया
5 हो गया। सिमिलरली अगर मैं लिखूं मोल्स ऑफ H2, तो मोल्स ऑफ H2 क्या होगा 40/2, तो ये क्या हो जाएगा 20। अब लिमिटिंग रेजेंट निकालने का क्या तरीका था कि इसके मोल्स को, N2 का मोल कितना है 5 अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर दो, और H2 के मोल्स को कितना है ये 20 अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर दो। जो मिनिमम वैल्यू आएगी वही वाला क्या होगा लिमिटिंग रेजेंट होगा। तो यहां पे देख सकते हो कि अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करना है। ये दिख रहा है कि 5 से ज्यादा आएगा, 3 छके 18, अगर 18 भी होता तो भी 6 आता, तो 6 से भी ज्यादा है। तो मिनिमम कौन आया, तो मिनिमम ये वाली वैल्यू आए, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया N2। N2 क्या हो गया भाई लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट निकालना कितना आसान है, मोल निकाल लो किसी भी तरीके से। यहां मास दिया था तो मास वाले कॉन्सेप्ट से मोल निकाल लिया, उसके बाद स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद भाई लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। अब जैसे लिमिटिंग रिएजेंट आ गया, तो जो एक्सेस रिएजेंट है, जो बचा हुआ रिएजेंट है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको भूल जाना है, उसका फिर क्वेश्चन में कोई रोल नहीं होगा, उसका फिर क्वेश्चन में कोई रोल नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है मेरा, फिर इसको तुम भूल जाओ, इसको फिर क्या करो भूल जाओ, बस इसको ध्यान रखो। तो अब जो मोल मेथड लगाएंगे वो किसके और किसके बीच लगाएंगे जल्दी बताओ। तो सर अब मोल मेथड लगा दो N2 और NH3 के बीच, तो मोल ऑफ N2 रिएक्टेड डिवाइडेड बाई 1, दिस विल बी इक्वल टू मोल ऑफ NH3 फॉर्म्ड डिवाइडेड बाई 2। हाँ या ना बोलो मेरे को, हाँ या ना। तो हाँ सर, मोल ऑफ N2 कितना दिया है, तो सर ये तो अभी निकाला ना 5, एंड दिस विल इक्वल टू मोल ऑफ NH3, दिस विल इक्वल टू मोल ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई 2। तो सर अगर हम यहां पे लिखे मोल्स ऑफ NH3, अगर हम यहां पे क्या लिखे मोल्स ऑफ NH3, तो ये कितना बनना है 10। तो क्या ये हमारा आंसर होगा, देखो सेकंड ऑप्शन में दिया है 10, क्या ये हमारा आंसर होगा। जल्दीबाजी में जो लोग इसको आंसर कर देंगे कि हाँ भाई 10 हमारा आंसर है, तो गलत हो जाएगा। क्यों, अगर ये परसेंटेज यील्ड क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता तब तो यही आंसर होता। अगर कोई परसेंटेज यील्ड लिखा ही नहीं है, कोई उसकी बात ही नहीं करी है, तो फिर क्या करना है, परसेंटेज यील्ड वाला कॉन्सेप्ट कंसीडर ही नहीं करना है, जितना बनना चाहिए उतना ही बनेगा, है ना, यही मानना है। लेकिन यहां पे लिख दिया है कि गिवन परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 50%, तो बताओ क्या 10 मोल NH3 का बनेगा, नहीं बनेगा। बनना चाहिए 10 मोल, थ्योरेटिकल यील्ड क्या आया 10 मोल, लेकिन परसेंटेज यील्ड क्या है 50। कहने का मतलब जो बनना चाहिए उसका 50% ही बनेगा। फॉर्मूला भी मत लगाओ, कॉमन सेंस लगा दो कि जो बनना चाहिए उसका 50% ही बनेगा। तो इसका मतलब मोल्स ऑफ NH3 10 बनना चाहिए, बनेगा कितना 5। तो एक्चुअल मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड, actual mole of NH3 produced, this will be equal to 10/2 and this will be equal to 5 and 5 is our answer। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछता है, क्योंकि इसमें गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। लोग जल्दीबाजी में होते हैं, उनको लगता है सब आता है, कुछ नहीं। देखो जो सिंपल चीजें होती है ना, एक चीज ध्यान देना जिंदगी में, जो सिंपल चीजें होती है वहीं पे हम गलती करते हैं। सिंपल चीजों में हम ज्यादा गलती करते हैं, हमारा माइंड लगता है अरे क्या है, हो गया, तो हमारा माइंड उतना जोर नहीं देता है ना उस बात को लेकर, हल्के में ले लेता है, फिर वो हमारी जिंदगी को हल्का बना देता है। ठीक है ना वो बात। तो समझ में आ गया परसेंटेज का कॉन्सेप्ट एकदम, है ना, तगड़े तरीके से आ गया होगा। तो देखो कैसे यहां पे लिमिटिंग रेजेंट और परसेंटेज यील्ड दोनों मिक्स हो गया। एक क्वेश्चन और है हमारे पास परसेंटेज यील्ड का, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसके बाद हम लेंगे विदा और मिलेंगे 22.2 के साथ, है ना। हमारे पास तो खजाने हैं, चलो नोट करो इसको सबसे पहले। और ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, तो इसके लिए तुम्हें नोट करने में टाइम लगेगा, तो इसके लिए 2 मिनट का टाइम तुमको दिया जा रहा है, नोट करो। क्वेश्चन का है ना साइज देख के डरना नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट तुम समझ गए ना। तो लैंग्वेज वो लिखा है, तुमको क्या करना है, ये देखना है कि हमारे काम का कौन कौन सा चीज इसमें दिया हुआ है। लैंग्वेज बहुत ज्यादा भर देने से हमें क्या करना है, कौन सा हम बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं,
कि लैंग्वेज को लिखना है, हमें तो ऑप्शन टिक करना है ना, तो हमें देखना है कि जो गिवन क्वेश्चन है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो हमारे काम का है, वो बस निकाल दो, बाकी को वहीं पे छोड़ दो, बाकी बेस्टेज है। बेस्ट को निकालना है, बेस्ट को हटा देना है। 1 मिनट हो गए, आगे बढ़ो जल्दी। बस वही तो करना है, परसेंटेज यील्ड पूछा है तो थ्योरेटिकल यील्ड निकाल दो, एक्चुअल यील्ड तो क्वेश्चन में हमेशा दिया ही रहेगा। होने वाला है, होने वाला है, झिंगा लाला ओ, झिंगा लाला ओ, वही वाला है ये। बस 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 कर, बस कर, ओ खत्म। हाँ चल, बहुत बढ़िया, खत्म हो गया है ना। इतने देर से चल रहा था, वो भी थक गया होगा है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी कोई डाउट अभी तक नहीं आया तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से। क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन लिख लिया करना दोबारा भी, 2FeNO3 होल थ्राइस। कुछ बच्चे होंगे इस रिएक्शन को देख के डर गए, क्या है ये बे, क्या है? इतना बड़ा रिएक्शन थोड़ी होता है, हम नहीं मानेंगे भाई। पाकिस्तानियों जैसा बात मत करना कि इतने पैसे नहीं होते, हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है, आसान सा है। इतना बड़ा रिएक्शन दिया कि बोर्ड में भर गया ये। चलो ये रिएक्शन हमने नोट कर लिया। अब हमें परसेंटेज यील्ड निकालना है, तो सबसे पहले थ्योरेटिकल यील्ड निकाल दो, है ना। तो थ्योरेटिकल यील्ड कैसे निकालोगे, मोल मेथड लगाओगे। उसके लिए क्या करना है, दो रिएक्टेंट जैसे ही आया, देखो जब भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट आए तो लिमिटिंग रेजेंट लगेगा ही लगेगा हर जगह, ठीक है। ये हमने लिमिटिंग रेजेंट के लेक्चर में बताया था कि कैसे हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन में लिमिटिंग रेजेंट अप्लाई होगा। तो उसका यही एक पहचान है कि जब भी एक से ज्यादा जब भी रिएक्टेंट हो तो वहां पे लिमिटिंग रेजेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा ही होगा, ठीक है। तो अभी चलो यहां पे देख लेते हैं कि लिमिटिंग रेजेंट कौन है। अब इसमें देखो मजे की बात क्या है कि मोल्स पहले से दे रखे हैं। FeNO3 होल थ्राइस का कितना दिया है, 2.5 मोल दिया है। Na2CO3 का कितना मोल दिया है, तो Na2CO3 का 3.6 मोल दिया है। लिमिटिंग रेजेंट निकालने का सिंपल तरीका है, इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 3 से डिवाइड करो। ये कितना आएगा, 1.2 आएगा, और ये कितना आएगा, 1.25 आएगा। बताओ मिनिमम कौन आया, तो ये आया। मिनिमम कौन आया, ये आया। तो इसका मतलब लिमिटिंग रेजेंट कौन हो गया, Na2CO3 हो गया। लिमिटिंग रेजेंट कौन हो गया, Na2CO3। ये क्या हो गया, अपना लिमिटिंग रेजेंट। तो इसको क्या करना है, भूल जाना है। इसको क्या करना है, भूल जाना है। फोकस किस पे, लिमिटिंग रेजेंट पे। अब किसको इसको रिलेट करके थ्योरेटिकल यील्ड निकालोगे, तो देखो क्वेश्चन में किसके लिए इंफॉर्मेशन दी गई थी, 6.3 मोल ऑफ NaNO3, मतलब इसके लिए इंफॉर्मेशन दी गई है। तो थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए लिमिटिंग रिएजेंट और NaNO3 को रिलेट कर दो। तो रिलेट करना तो आसान है, कैसे आसान है सर, कैसे आसान है, तो सिंपल मोल मेथड लगा दो, रिएक्शन तो बैलेंस है। मोल ऑफ Na2CO3 divided by 3, this is equal to mole of NaNO3 produced divided by 6। 3 गुना इधर करेंगे तो 2, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा मोल ऑफ NaNO3 produced, this should be equal to 2 into mole of Na2CO3, so this is 2, and mole of Na2CO3 is given in our question. Na2CO3 is 3.6 mole, so this comes 2 into 3.6, this is equal to mole of NaNO3, mole of NaNO3, and this becomes 7.2. This means कि mole of NaNO3 should form 7.2. Mole of NaNO3 should form is 7.2, but actual mole of NaNO3 formed is 6.3 mole. Hence percentage yield
फॉर्मूला यूज करना है नहीं, दिमाग लगा, मतलब रटना नहीं है, यूज तो होगा ही। परसेंटेज यील्ड क्या करने का, 7.2 बनना चाहिए था, बना कितना 6.3, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, सही है यूनिट, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा 100। तो दिस विल बी परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन। क्या किसी को डाउट आया? तो क्या करना है, दो टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, या तो परसेंटेज यील्ड दिया रहे और किसी का है ना प्रोडक्ट कितना बना ये पूछ ले, या फिर क्या होगा कि रिएक्टेंट के मोल्स दिए हों, और तुमसे परसेंटेज यील्ड पूछ ले। देखो अब रिएक्टेंट के मोल्स देने में वो तबाही कर सकता है कि डायरेक्टली मोल्स दे दिया, उस सबसे पहले वाले क्वेश्चन में मास दिया था, या फिर ऐसा हो सकता था कि यहां पे बोल सकता था कि इसके मॉलिक्यूल्स के नंबर दे देता, इसके मास दे देता, तो यहां पे मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर अपॉन Na वो फॉर्मूले से इसका मोल आता, और यहां पे मास वाले फॉर्मूले से मोल आता, तो इसी में ड्रामा कर सकता है, मोल निकलवाने में ड्रामा कर सकता है। बाकी चीजें क्या है, ये आसान है, बाकी चीजें क्या है, आसान है। तो आई होप कि आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा और बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होगी। तो आज का जो लेक्चर है जो कि परसेंटेज यील्ड का था वो यहीं पे रोकते हैं। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे परसेंटेज प्योरिटी, मतलब लेक्चर 22.2 में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ज्यादा प्यार से। क्या पढ़ेंगे प्यार से, कितना प्यार से पढ़ेंगे, उतना ही प्यार से जितना प्यार से अपनी बाबू सोना के आंखों को पढ़ते हैं, है ना। ऐसा कहते हैं ना, डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, है ना। तो वैसे ही इसमें भी डूबने का है, ठीक है, 22.2 में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।